हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 6 मार्क्स। बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में अक्सर आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना और रिटन प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करना, ठीक है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all the three. Find how many passed. First part. In English and mathematics but not in science. Second. In mathematics and science but not in English. Third. In mathematics only. Fourth. In more than one subject only. ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। बट उससे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहले वन बाय वन हम उसको नोट करेंगे, देन एक वेन डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे। और एक चीज़ और, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको पहले ना लेट मान लेते हैं, इनके सेट्स को। तो लेट, सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना, तो इसको लिखेंगे लेट ई बी द सेट of students who passed in English। ठीक है, इस तरह से पहले आपने इसको लेट मान लेना है। सेकंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, और थर्ड सब्जेक्ट है आपका इसमें साइंस, लेट एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है टोटल इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे n ऑफ u इक्वल टू 100, यानी टोटल है तो उसको ना हम यूनियन जो है सेट मान लेंगे, और यूनियन जो यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। यूनिवर्सल सेट में जो जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो है 100। ठीक है, सेकेंड बात आ रही है 15 पास्ड इन इंग्लिश, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। ओके, नेक्स्ट है 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो n ऑफ m यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे इसमें 12। ऐसे ही साइंस में कितने हो जाएंगे, देखो 8 इन साइंस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस वाले सेट में हो जाएगा 8। नेक्स्ट था 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एम। इसमें आपके हैं 6, ठीक है, और इसके बाद 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन साइंस, ये हो गया 7। ओके, नेक्स्ट है 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, यानी ई इंटरसेक्शन एस। इसके बाद है 4 इन ऑल द 3, यानी तीनों जो सब्जेक्ट्स में पास है वो स्टूडेंट्स हैं 4। ठीक है ना, जो तीनों में पास है, तो तीनों में पास का मतलब हो गया ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था तो टोटल थे 100 स्टूडेंट्स,
तो यूनिवर्सल सेट मान लिया इसको हमने 100। इंग्लिश में थे 15, यानी ई इक्वल टू 15 हो गए। 12 थे मैथमेटिक्स में, एम हो गया 12। 8 थे साइंस में, एस हो गया 8। ठीक है। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 6, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 6। मैथमेटिक्स और साइंस में 7, मैथमेटिक्स और साइंस में 7। इंग्लिश और साइंस में 4, इंग्लिश और साइंस में 4। 4 इन ऑल द थ्री, तीनों का इंटरसेक्शन में 4। ठीक है। तो जैसा कि आपने सब कुछ नोट कर लिया जो क्वेश्चन में गिवन था, अब इसके बाद आपने एक बनाना है डायग्राम। ठीक है, उससे हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर 3 हमें सब्जेक्ट्स गिवन है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तो 3 यहाँ पे ना हम सेट्स के बना लेंगे सर्कल्स। ओके, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। पहला सेट था इंग्लिश, इसको ले लो आप ई। सेकंड था मैथ्स, ये हो गया एम। और थर्ड साइंस, ये एस। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ना कुछ अल्फ़ाबेट्स फिल करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो जो ई वाला जो सेट है इंग्लिश वाला, उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी, ई और एफ। ठीक है। इसी तरह से जो मैथ्स वाला सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? बी, सी, डी और ई। इसी तरह से साइंस वाले के अंदर भी 4 आ रहे हैं, ई, डी, ई, एफ और जी। ठीक है। अब ये आपने कंफर्म कर लिया कि तीनों के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो। एन ऑफ ई इक्वल टू है 15, ये क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये है ना। तो अब एन ऑफ ई की जगह मैं ऐसे कर लूं, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस में एफ इक्वल टू 15। ठीक है। इसी तरह से मैथ्स के अंदर भी ये 4 आ रहे हैं, बी सी डी ई। तो यहां पे भी लिख लेता हूं, एन ऑफ एम इक्वल टू था हमारे पास 12, एन ऑफ एम था 12। ठीक है ना। और यहां पर आ रहा है बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई इक्वल टू 12। ओके। नाउ साइंस को देखो, डी ई एफ जी। तो साइंस के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे। तो अब यहां लिख देंगे डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इक्वल टू में 8। ठीक है। तो इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया। अब बात आती है इनके इंटरसेक्शंस की। तो बहुत ध्यान से देखना फिगर के अंदर, ई इंटरसेक्शन एम, इसका मतलब क्या हुआ? जो इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में कॉमन है, देखो इंग्लिश ये रहा, मैथ्स ये रहा, इन दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला तो आएगा, यानी बी प्लस ई, है ना। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया? बी प्लस ई। और यहां पे लिखो फिर आप एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू 6 है, और इसके नीचे लिख लो बी प्लस ई इक्वल टू 6। इसी तरह से एम इंटरसेक्शन एस, एम इंटरसेक्शन एस, एम और एस का जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट ये वाला हो गया, डी प्लस ई। एम इंटरसेक्शन एस की वैल्यू है 7, और यहां लिखेंगे डी प्लस ई इक्वल टू 7। ठीक है। इसी तरह से ई इंटरसेक्शन एस, ई इंटरसेक्शन एस का जो कॉमन है
ये हो जाएगा ई और एफ, ई इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 4 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहां लिख लेंगे ई प्लस में एफ इक्वल टू 4। ठीक है, और लास्ट बचा तीनों का इंटरसेक्शन। देखो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, ई पार्ट, जो ई है ये, है ना। तो इसको लिखेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 4, और यहां पे आ जाएगा ई इक्वल टू में 4। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक, ये सभी फाइंड कर लो। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इन 4 पार्ट्स में हमें क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम इन क्वेश्चंस इनकी सेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। वैसे सेवन्थ की नीड तो थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर लो। ठीक है ना। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे इन सभी इक्वेशंस का एक एक करके यूज करके ना हमें ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इन सभी अल्फाबेट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो देखो कैसे करेंगे। इस ई वैल्यू को मैं इक्वेशन 6 में पुट भी कर सकता हूं, जिससे कि मेरे पास एफ निकल आएगा। मैं फिफ्थ में भी पुट कर सकता हूं, मेरे पास डी आ जाएगा। और मैं 4 में भी पुट कर सकता हूं, मेरे पास बी आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ई की वैल्यू ना इक्वेशन 4, 5 और 6 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट ई इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6। फोर्थ इक्वेशन है बी प्लस ई इक्वल टू 6, बी प्लस ई इक्वल टू 6। फिफ्थ इक्वेशन है डी प्लस ई इक्वल टू 7, डी प्लस ई इक्वल टू 7। सिक्स्थ इक्वेशन है ई प्लस एफ इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन तीनों में पुट करते हैं ई की वैल्यू। बी प्लस ई की वैल्यू है 4, तो यहां से बी की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। ठीक है, नाउ यहां पुट करो ई की वैल्यू 4, 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा 7 में से, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। यहां पुट करो ई की वैल्यू 4 प्लस एफ इक्वल टू 4, और यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। हमारे पास 4 वैल्यूज आ चुके हैं, ई बी डी और एफ। ठीक है ना, अब इन चारों वैल्यूज का यूज करते हुए हमें चेक करना है इनमें से अब कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करनी है। देखो ये तो होगी सॉल्व, ये जो 3 इक्वेशंस थी इनका तो हमने कर लिया। अब ये बाकी बची हुई 3, अब इनमें हमें यूज करनी है वैल्यूज का। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई हुई है, एक तो आई हमारे पास ई की वैल्यू 4, एक आ गई बी की वैल्यू 2, डी आ गया 3, एफ आ गया 0। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है आगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो एक बार चेक करो, बी की वैल्यू मेरे पास है, ई की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज ना हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। कौन कौन सी, बी, ई और एफ। पुट इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2 एंड एफ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ।
इक्वल में है 15। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू है 2, ई की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 0, इक्वल टू 15। इक्वल टू 2 + 4 6, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, नाउ अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की। सेकंड में हमारे पास b की वैल्यू है, c हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है हमारे पास, और e की वैल्यू भी है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज यूज करनी है हमें, b c d e। इक्वल टू 12, और ऊपर लिखेंगे पुट e इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। b की वैल्यू है 2, c हमें नहीं पता, d की वैल्यू है 3 और e की वैल्यू है 4, इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 5, 5 + 4 9, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3। ओके, तो अब चेक कर लो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकालनी रह गई बाकी। ए बी सी डी ई निकल गई, एफ जी, यस, हमें एक जी वैल्यू और फाइंड करनी है, ये फाइंड होगी थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इक्वल टू 8। तो यहां लिखेंगे पुट, एक तो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू है, पुट d इक्वल टू 3, e इक्वल टू 4, f इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, d की वैल्यू 3, e की वैल्यू 4, f 0, और g हमें फाइंड करना है यहाँ से, इक्वल टू 8। 3 + 4 हो जाएगा 7, 8 माइनस 7 करेंगे तो 1। ओके, अब जैसा कि हमारे पास सभी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है, ए से लेके जी तक की सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अब हम चेक करते हैं वन बाय वन हमें क्या क्या फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट में था फाइंड हाउ मैनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, यानी इंग्लिश और मैथ्स में पास हो बच्चा, साइंस में पास ना हो। ठीक है, तो डायग्राम से चेक कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है, इसमें तो पास हो जाए बट साइंस में पास ना हो, तो इंग्लिश और मैथ्स का एक काम करो, पहले तो कॉमन पार्ट चेक कर लो कौन सा है। आप कहोगे सर बी भी है और ई भी है, इंग्लिश और मैथ्स का जो कॉमन है वो है बी और ई, है ना, ये हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। बट यहाँ पे बात हो रही है कि साइंस में नहीं पास हो, ये कंडीशन भी उन्होंने दे दी। तो जो ई पार्ट है, देखो ये जो ई है, ये साइंस वाले सेट के अंदर भी तो लाए कर रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ई जो पार्ट है ये साइंस के अंदर भी लाए कर रहा है, बट हमें साइंस तो लेना ही नहीं है, बट नॉट इन साइंस, है ना। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स के सेट में, दोनों सेट में अगर आप कॉमन पार्ट चेक करोगे तो ये सिर्फ बी पार्ट आ रहा है, देखो बहुत ध्यान से, है ना, सिर्फ बी पार्ट आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी जो भी बी की वैल्यू होगी वो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर माना जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in English and mathematics
बट नॉट इन साइंस। इक्वल टू में बी कैसे आया ये आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है, डायग्राम से। और बी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो दो बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और साइंस में तो पास हो जाएंगे बट साइंस में पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। अब की बार मैथमेटिक्स और साइंस का चेक करो कौन सा है। मैथमेटिक्स और साइंस का कॉमन जो आ रहा है वो डी और ई दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, है ना। बट वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में पास ना हो, तो एक काम करो ना, डी और ई तो आ रहा है बट ये ई वाला जो पार्ट है ये तो ई सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ई को हटा दो, क्या बचा, डी। सेकंड पार्ट का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। डी में जितने भी हमारी वैल्यू निकल के आई है ना, वो आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ मैथ्स और साइंस का बताना है, इंग्लिश का नहीं बताना। हालांकि मैथ्स और साइंस में कॉमन डी और ई दोनों आ रहे हैं, बट ई जो है वो इंग्लिश में लाया कर गया, इसलिए खाली डी इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो सेकंड को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डी इक्वल टू, डी की वैल्यू थी 3, यानी 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ्स और साइंस में जो है पास हो गए बट इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, ओके। नाउ थर्ड है इन मैथमेटिक्स ओनली, कह रहा सिर्फ मैथ्स में ही पास हो और किसी में पास ना हो। अब फिगर में चेक करो कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट आपको दिख रहा है जो सिर्फ मैथ्स में बिल्कुल अलग ही आ रहा है, जो और किसी में इंक्लूड नहीं हो रहा। सी पार्ट, सी देखो, सी एक ऐसा अल्फाबेट इसमें आ रहा है जो सिर्फ मैथ्स का ही आ रहा है, ना इसका जो इंटरसेक्शन ई के साथ हो रहा है ना इंटरसेक्शन साइंस के साथ हो रहा है। जैसे ये बी पार्ट है, देखो बी जो है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ही है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, है ना। डी जो है वो मैथ्स और साइंस का दोनों का कॉमन है। बट ये सी पार्ट, ये सी जो अल्फाबेट है, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में ही पास होंगे। अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन की बजाय कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस में ही पास होंगे, इन साइंस ओनली, मैथ्स की जगह आ जाता साइंस ओनली, तब आंसर देते हैं आप जी। देखो जी एक ऐसे बच्चे हैं जो खाली साइंस के ही आ रहे हैं और किसी के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे अगर पूछता कि इन इंग्लिश ओनली, उस केस में ए आंसर देते आप, ठीक है। तो बट अभी थर्ड पार्ट का जो आंसर रहेगा वो सी है। और सी की वैल्यू आई है 3, ठीक है। और लास्ट पार्ट, इसका जो पार्ट है उसमें है इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, यानी एक से ज्यादा में पास हो, खाली एक सब्जेक्ट में पास ना हो, एक से ज्यादा में पास हो। ये आपको फिगर देख के पता लगाना पड़ेगा कि एक से ज्यादा कौन कौन से आ रहे हैं। ये सबसे पहले देखो बी, बी है वो इंग्लिश का भी है मैथ्स का भी है ना। तो एक तो इसमें आएगा ई, सॉरी बी, क्योंकि हमें बताना है एक से ज्यादा में पास जो होने वाले कितने बच्चे हैं, एक तो बी हो गया। इसी तरह से डी देखो, जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हो रहा है। इसी तरह से एफ, इंग्लिश और साइंस में दोनों में पास हो रहा है। सेंटर में देखो ई, ई तीनों में पास हो रहा है, ये भी नोट होगा। क्यों नोट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, एक से ज्यादा में ही जो है बच्चा पास होना चाहिए। अब चाहे वो दो सब्जेक्ट में पास हो रहा हो, चाहे वो तीनों में ही पास हो रहा हो, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट का नहीं बताना। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, एक तो बी है, डी है, एफ है, और साथ में ई भी आएंगे। अब कहोगे सर ये ए सी जी क्यों नहीं लोगे आप, क्योंकि ए वो बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश में ही पास होंगे, जी वो बच्चे हैं जो खाली साइंस में ही पास होंगे, सी वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स में ही पास होंगे। बट ये चार, बी ई एफ डी, ये वो बच्चे हैं जो एक से ज्यादा में पास होंगे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में जो है इन चारों को हमें सम करना है, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस में ई। स्टेटमेंट आप पूरी लिख लेना इसमें, ठीक है ना। मैं आपको अभी शॉर्ट में करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे बी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू 3, एफ 0 और ई की वैल्यू है 4।
2 + 3 5, 5 + 4 9। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। एग्जाम में इस चैप्टर में से 6 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है ना, पूरे पूरे चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें आप। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।